नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। जी हां, आपको बता दें कि अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा आसान हो चुकी है। पिथौरागढ़ से लिपू लेक को जोड़ने वाली सड़क यहां तैयार हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन कर दिया है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा आसान हो चुकी है। पिथौरागढ़ से लिपू लेक को जोड़ने वाली सड़क तैयार हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। मित्रों, आज मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित घटिया बगड़ लिपू लेक सड़क मार्ग को देश की जनता को समर्पित करते हुए बेहद खुशी का अनुभव कर रहा हूं। कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह कनेक्टिंग रूट मैं मानता हूं कि यह किसी वरदान से कम नहीं है। न केवल कैलाश मानसरोवर यात्री बल्कि यहां की स्थानीय जनता, हमारी सेना और इस क्षेत्र में तैनात हमारे अर्धसैनिक बलों और व्यापारी भाइयों को भी इस मार्ग की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। 75 किलोमीटर लंबे इस मोटर मार्ग ने इन सबकी आशाओं और आकांक्षाओं को एक साथ पूरा किया है और मैं कह सकता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में इस काम को पूरा किया है। यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बधाई का पात्र है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र रावत। जितेंद्र, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सड़क है जिसका निर्माण किया गया है, श्रद्धालुओं के लिए तो काफी पॉजिटिव खबर है, लेकिन कितनी लंबी ये सड़क है और किस प्रकार की आसानी होगी श्रद्धालुओं को? देखिए सुधा, जिस प्रकार से चीन सीमा पर के जो लिपू लेक जो ये सड़क है जिसका आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिसका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है, ये अपने आप में काफी लंबे समय से जो है या सड़क निर्माण का जो कार्य है ये चल रहा था। 1999 से जो है इस पर जो है सड़क निर्माण का जो कार्य था वो चल रहा था, जिसके बाद 2008 में जो है लगभग आधा या जो सड़क निर्माण जो कार्य था ये आधा जो है पूरा हो गया था। लेकिन इस बार जो है ये 95 किलोमीटर जो पूरी जो सड़क जो मार्ग है ये पूरी तरीके से जो है तैयार हो चुकी है। जिस प्रकार की ये जो मानसरोवर जो यात्राएं हैं यहाँ से जिस प्रकार से चलती थी, वहां पर जो है जो श्रद्धालु है उनको काफी दिक्कतों का सामना उस समय करना पड़ता था। लेकिन अब जब यहाँ पर सड़क का जो निर्माण यहाँ पर जिस प्रकार से हो चुका है, अब यह माना जा रहा है कि अब यहाँ से जो है श्रद्धालुओं को आसानी होगी मानसरोवर यात्रा जाने के लिए। ग्रामीण जो वहाँ के जो पिथौरागढ़ जनपद के जो ग्रामीण है, जो चीन सीमा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको जो है काफी सुविधाओं का यहाँ पर इससे लाभ मिलेगा। साथ ही जो सेनाएं, जो अर्धसैनिक जो बल हैं, जो यहाँ पर 3 बॉर्डरों पर जो सेनाएं जो रहती थी, उनको जो है आवाजाही में काफी यहाँ पर सुविधाएं जो है उनको मिलेगी। तो काफी अहम जो ये सड़क निर्माण का जो कार्य है ये काफी जो जिस प्रकार से जो चल रहा था लंबे समय से वो आज पूरा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमसे बातचीत करने के लिए। तो सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। उत्तराखंड से ये बड़ी और बढ़िया खबर पहुंची है जिस प्रकार से कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब और ज्यादा आसान हो चुकी है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं चंद्र मोहन जी, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। चंद्र मोहन जी, जिस तरह से सड़क का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन भी हालांकि हो चुका है, तो वाकई में माना जा सकता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए और ज्यादा आसान हो चुकी है अब। हाँ बिल्कुल जी, जिस तरीके से अपना राजनाथ सिंह जी ने आज हमारे रक्षा मंत्री है उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है और ये हमारे सुखद हमारे अब एक भारतवर्ष के लिए रहा है एक धार्मिक क्षेत्र के अंदर कि जहाँ पहले इस यात्रा को करने में कम से कम जो है यात्रियों को 3 दिन कम से कम लग जाते थे और एक लंबे रास्ते से इन लोगों को गुजरना पड़ता था और ये अब रास्ता बिल्कुल अपना छोटा हो गया है और एक दिन के अंदर इस पहले करीब 1 हफ्ता करीब लगता था। अब ये 2-3 दिन के अंदर ही इस यात्रा को अपना पूर्ण कर सकते हैं। और यही नहीं, दूसरा जो अपना इसका जो एक लंबा एक रूट होता था, जटिल एक अपना जो सड़क एक जो इसका जो एक रास्ता था वो बिल्कुल शिथिल हो गया एक्चुअली। तो उससे क्या है कि जो जटिल। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वाकई में चंद्र मोहन जी हमारे साथ मौजूद थे, राजनीतिक मामलों के जानकार। और जिस तरह से ये उद्घाटन किया गया है सड़क का, उसके बाद वाकई में माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं के लिए काफी ज्यादा आसानी होने जा रही है।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान की। जी हां, आपको बता दें कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान सामने आ चुका है। कोविड-19 के अब तक कुल 56,342 मामले हैं। साथ ही कहा गया है कि हर 3 में से एक मरीज ठीक हो चुका है। 37,916 कोरोना के एक्टिव मामले अभी देश में हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। कोविड-19 के अब तक कुल मिलाकर 56,342 मामले हैं। ये भी आपको बता दें कि 37,916 ऐसे मामले हैं जो एक्टिव हैं और हर 3 में से एक मरीज ठीक हो चुका है। देश में अब तक 16,540 पीपल कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और टोटल 37,916 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से एक पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है और यह रिकवरी रेट, जैसे कि हम बताते रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। कल तक का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि जो हमारे पेशेंट एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, उनमें से 3.2% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 4.7% आईसीयू सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज पा रहे हैं और साथ में 1.1% पर्सन जो हैं वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर प्रकाश केसवानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रकाश केसवानी, जिस तरह से आंकड़ा दिया गया है कि हर 3 में से एक मरीज लगातार ठीक हो रहा है, ये काफी पॉजिटिव साइन है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का ये भी कहना है कि आपको यू रियली नीड टू पुल अप योर सॉक्स अगर कोरोना वायरस को हराना है तो। हाँ जी, देखिए कि जो पेशेंट्स को पॉजिटिव आए हैं, लगातार इलाज से उनका धीरे धीरे करके क्योर भी होता जा रहा है, नेगेटिव हो रहे हैं और लगातार ठीक होने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पर साथ साथ क्योंकि पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है, नए नए पेशेंट्स आते जा रहे हैं, ट्रीटमेंट से ठीक होने की अच्छी गुंजाइश है, मृत्यु दर काफी कम है, केयर अपने यहाँ इंडिया में बहुत अच्छी है और बढ़ने की स्पीड भी अपने इंडिया में बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफी स्लो है। लेकिन ना बढ़े आगे, उसका एक ही तरीका है, सारी प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनलीनेस, मास्क लगाना, हाथ धोना, ये सब करते रहेंगे तो होने की तादाद कम होती रहेगी, तो लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलती रहेंगी। जहां सुविधाएं एकदम तेजी से नंबर बढ़ेगा तो वहां फिर कहीं जो इतनी ज्यादा तैयारी है उसके बावजूद भी कहीं ये तैयारियां कम ना पड़ जाएं, उसका एक ही तरीका है कि आने वाले पेशेंट्स, नए होने वाले पेशेंट्स की तादाद कम हो। वो सिर्फ पब्लिक के सबके प्रयासों से ही संभव हो पाएगा। फिलहाल की अगर बात करें डॉक्टर प्रकाश, तो डबलिंग रेट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई है। फिलहाल जो स्थिति है भारत के अंदर कोरोना महामारी को लेकर और डबलिंग रेट को लेकर, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़े से म्यूटेशंस की वजह से कई बार इस तरीके से होता है कि उनकी विरुलेंस वायरस की अलग अलग हो जाती है और कुछ वायरस थोड़े से ज्यादा हार्मफुल होते हैं, पर अभी भी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि आगे जाकर के कितना और बढ़ेगा, किस तरीके से फैलेगा। लेकिन अभी तक तो फिलहाल थोड़ा सा नंबर बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। हमें और अधिक प्रयास करने चाहिए ताकि आगे बढ़े नहीं। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी में लगातार ये बात कही जा रही है और हमने सुना एम्स के डायरेक्टर जब सामने आए, उनका ये कहना था कि जून जुलाई में मामले और ज्यादा बढ़ेंगे। तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, और आप किस प्रकार की सलाह देना चाहेंगे आम पब्लिक को? देखो, बाकी कंट्रीज के हिसाब से देखें तो वहाँ लगातार बढ़ते हुए बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व हुआ, जैसे इवन अमेरिका, स्पेन, इटली, सब जगह। तो उसी तरीके की अगर अपन देखते हैं डायनामिक्स, तो अपने इंडिया में भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है और इसलिए बहुत अच्छी सावधानी बरत के चलेंगे तो शायद इतनी महामारी नहीं हो। अदरवाइज बाकी कंट्रीज की डायनामिक्स देखते हैं तो अपने यहाँ इंडिया में भी इसी हिसाब से ही पेशेंट्स की तादाद बढ़ेगी और उसके लिए अभी से ही सावधानी और ज्यादा रखने की जरूरत होगी। ये मूवमेंट जो बढ़ा है प्रवासी मजदूरों का, छात्रों का या पर्यटकों का, क्या आप मानते हैं कि इससे भी ज्यादा इजाफा होगा कोरोना मरीजों की संख्या में?
देखो कि जहां तक ये प्रवासी मजदूर और छात्र जो हैं अपने घर तो जाएंगे ही, और उनकी सावधानी इसमें मदद करेगी, लेकिन जहां कहीं पे सावधानी में थोड़ी कमी आएगी उससे बढ़ने की चांस बिल्कुल हो जाती है। तो इसलिए इनको बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ ही माइग्रेशन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर प्रकाश केसवानी हमारे साथ मौजूद थे और ऐसे में सावधान रहने की आवश्यकता है और लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो ऐसे में कोविड-19 से आप अपना बचाव कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी पॉजिटिव बातें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कही गई हैं। उनका ये कहना है कि हर 3 में से 1 मरीज लगातार ठीक हो रहा है और कुल मिलाकर एक्टिव मामलों की अगर बात की जाए तो 37,916 ऐसे मामले हैं जो पूरे देश में फिलहाल एक्टिव बताए जा रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन में शराब की होम डिलीवरी का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के बारे में कहा है कि सरकार को इस पूरे मामले पर विचार करना चाहिए। ये भी आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर PIL दाखिल की गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग की बात यहां पर कही गई थी। भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है कि नीतिगत मामला है। हालांकि उन्होंने सरकारों से जरूर कहा है कि इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है और PIL जिस तरह से दाखिल की गई उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात जरूर कही गई। तो लॉकडाउन में शराब की होम डिलीवरी को लेकर कई राज्यों ने हरी झंडी दिखाई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार इसको लेकर विचार करे और PIL में सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं कमलेश जैन जी, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। कमलेश जी, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से PIL दाखिल की गई है कि लॉकडाउन में शराब की होम डिलीवरी का ये पूरा मामला है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या इस पूरे मामले में? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शराब की बिक्री जो बिल्कुल अंधाधुंध शुरू कर दी थी, सारी दुकानें खोल दी गई थी और सारे लोग शराब लेने के लिए पहुंच गए थे। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो थी, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो थी, उसको बिल्कुल इग्नोर किया गया और लोग एक दूसरे से चिपक के खड़े थे और शराब लेने की आपाधापी थी। ये जो है कोरोना का जो डर है, कोरोना का जो खतरा है, उसको बढ़ा देता है। इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि ये जो दुकान खोलना और सबको आराम से बुलाना, ये एक खतरनाक पॉलिसी हो सकती है कोरोना के कंट्रोल के लिए। तो अच्छा है जिनको शराब की जरूरत है उनके घर होम डिलीवरी की जाए, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, चाहे वो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकार की जिस तरह की गाइडलाइंस आती हैं। इसको लेकर क्या आपको लगता है कि वाकई में ये संभव हो पाएगा? क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कई राज्य सरकारों के द्वारा कि राजस्व की कमी हो चुकी है। ऐसे में शराब की बिक्री अगर ज्यादा होगी तो उनके पास राजस्व आएगा। क्या आपको लगता है, क्या आप मानती हैं कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की इस सलाह के बारे में विचार करेंगी? जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि पैसे से भी ज्यादा अर्थव्यवस्था से बहुत बहुत ज्यादा जिंदगी जरूरी है और जनता जब खुद समझती नहीं है तो सरकार को उसको समझाना पड़ता है, उसको उसे समझाना पड़ता है। और ये एक अच्छी सलाह है कि सभी राज्यों को मानना चाहिए। मंगाना है शराब, वो तो मंगाएंगे ही, घर से ही तो इसलिए खास फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है 2-4-10% फर्क पड़ता हो, लेकिन फर्क पहुंचा लेना सरकारों के लिए ठीक है, ना कि उन्हें अलाउ कर देना कि आप जाइए, भीड़ लगाइए और एक एक व्यक्ति 50 सैकड़ों लोगों को संक्रमित करता चले। वो बहुत महंगा होगा, बहुत भारी होगा। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के इस स्टैंड का स्वागत करती हूँ और इसका स्वागत
सभी राज्य सरकारों और सेंट्रल गवर्नमेंट सबको करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए। कमलेश जैन, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ मौजूद थी और जैसा कि उनका ये कहना है कि कोरोना काल में विचार करने की ज़रूर आवश्यकता है, जिस तरह की तमाम बातें पीआईएल में कही गई हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। IB सिंह साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता, लखनऊ हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। IB सिंह साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर योगी सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्त है, लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि होम डिलीवरी हो सकती है शराब को लेकर, या जिस तरह की छूट दी जा रही है कोरोना काल में, इसको लेकर कोर्ट का या जो तमाम ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं उनका रुख क्या है? देखिए, अभी हमने जो सोशल मीडिया में पढ़ा है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइस दी है गवर्नमेंट को इस पर विचार करने के लिए कि आप होम डिलीवरी करिए। कोई भी कानून बनाना या कोई भी पॉलिसी निर्धारित करना यह गवर्नमेंट का काम होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही किया कि अगर पीआईएल आई है तो उन्होंने एक एडवाइजरी दे दी कि साहब आप इस पर भी विचार कर लीजिए। गवर्नमेंट के पास एक मशीनरी होती है जी। वो हर बात का प्रॉस एंड कॉन्स, अच्छाई या बुराई को उसको परखती है, अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई करती है, और तब उसके बाद गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेती है। उसको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप इस काम को और इस पॉलिसी को इसी तरीके से अप्लाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा किया है और गवर्नमेंट को इसको सोचना चाहिए। हो सकता है जो पॉलिसी निर्धारित करने वाले लोग हों, इसको उनका ध्यान इस पर न गया हो तो चला जाए तो अच्छा ही है। दूसरी बात यह है कि जब लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात जो है, वो जब शराब की दुकानें खुली तो एकदम से वो चीज टूट गई, लोगों ने भीड़ बना दी और एक दूसरे के ऊपर मिक्सअप होने लगे। तो जो 1-1.5 महीने में पूरे देश के लोगों ने मिलकर कमाया था वो 10 ही दिन में खत्म हो, 2 ही दिन में खत्म हो गया। तो इसको दूर करने के लिए ये अच्छी व्यवस्था है कि आप अपना होम डिलीवरी का ऑर्डर कर दीजिए, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे और ऑर्डर पर आप अपना डिलीवरी कर चलिए, दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सिंह साहब। और जस्टिस भगवती ने एक वक्त में ये कहा था कि पीआईएल का कई बार दुरुपयोग भी किया जाता है, ऐसे में विचार करने की आवश्यकता है। और इस बीच पीआईएल पहुंची है, इसके प्लस या माइनस पॉइंट्स क्या हो सकते हैं ये अलग मुद्दा है, लेकिन पीआईएल में साफ तौर से ये कहा गया है कि शराब की होम डिलीवरी होनी चाहिए। ऐसे वक्त में जब लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, शराब को लेकर इस तरह की पीआईएल दाखिल की गई है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की दुहाई दी गई है। और चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कूटनीति की बात न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच में मूडीज की आशंका यहां पर सामने आ चुकी है। भारत की जीडीपी दर पर अनुमान लगाया गया है, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर रह सकती है 0। वित्त वर्ष 2021-22 में वृद्धि दर 6.6% पहुंचने का अनुमान है। तो मूडीज की आशंका यहां पर सामने आ चुकी है। उन्होंने जीडीपी दर को लेकर अनुमान लगाया है और साफ तौर से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 की बात करें तो भारत की जीडीपी दर 0 रह सकती है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से मूडीज ने आशंका जाहिर की है। भारत की जीडीपी दर को लेकर अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 की बात करें तो साफ तौर से मूडीज ने कहा है कि भारत की जीडीपी दर 0 रह सकती है। वित्त वर्ष 2021-22 में वृद्धि दर 6.6% तक पहुंचने का अनुमान है।
और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। आलोक पुराणिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह की आशंका मूडीज ने जाहिर की है, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है? क्या आप वाकई में मानते हैं कि जो जीडीपी है भारत की वो शून्य पर रह सकती है? देखिए, तो शून्य पर रह सकती है नहीं रह सकती ये तो एक अलग प्रश्न है, लेकिन निश्चय ही 4 या 5% का अनुमान है, उस पर नहीं रहने वाली है। मोटे तौर पे 2 अनुमान मेरे सामने हैं। एक कल भारत सरकार के वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने कहा कि 2% के आसपास रह सकती है। वर्ल्ड बैंक का जो अनुमान है वो 1.5 से लेकर 3% के आसपास, 1.5 से लेकर 2.8% के आसपास। मुझे लगता है कि जो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, जिनके पास तथ्य जानकारी ज्यादा होंगे, 2% के आधार पर रह सकती है। इसलिए मूडीज की आशंका जो 0% है वो निराधार इसलिए लगती है कि भारतीय कृषि इस हालत में भी कम से कम 3 से 3.5% की ग्रोथ दिखाने वाली है, क्योंकि इस कोरोना वायरस के प्रकोप से जो सेक्टर बिल्कुल अप्रभावित रहे हैं उसमें भारतीय कृषि है। और जिसके बारे में नीति आयोग का भी 2-3 दिन पहले एक वहाँ कृषि आयोग के वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट रमेश चंद, उनका ये बयान था 3% के आसपास। अगर 3% दिखा रहा है तो 0% का तो मुझे आशंका नहीं दिखती। हाँ, लेकिन निश्चय ही 1 से लेकर 2% के बीच कहीं आशंका है, ऐसा मेरा असेसमेंट है। बाकी मूडीज या कोई भी अपना असेसमेंट देने के लिए स्वतंत्र है। सरकार की तरफ से जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं, जिस प्रकार से लॉकडाउन में कुछ राहत दी जा रही है कारखानों को लेकर, एमएसएमई सेक्टर को लेकर, क्या इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा अर्थव्यवस्था को? बिल्कुल निश्चय पहुंचेगा, लेकिन आप उसको थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज में आप नहीं समझें कि अगर किसी को बीमारी डायबिटीज है उसका एक इलाज हो सकता है, किसी को थायराइड है उसका एक इलाज हो सकता है। जो कोरोना ने किया है ना, वो किया है मल्टी ऑर्गन फेल्योर, यानी कि किडनी से लेके, हार्ट से लेके, दिमाग से लेके सब कुछ फेल हो गया। अब इस सिचुएशन में ये बहुत कोमा से खींच के लाने वाली बात है, तो फायदा निश्चय ही पहुंचेगा। लेकिन डैमेज इतना हो गया है सिर्फ पर्यटन इंडस्ट्री अकेले, जो हॉस्पिटैलिटी और ट्रेड इंडस्ट्री, पर्यटन इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री, उसका नुकसान 10 लाख करोड़ का है। 10 लाख करोड़ का मतलब समझते हैं आप? जीएसटी का करीब 10 महीने का कलेक्शन, छोटे खुदरा का जो नुकसान हुआ है वो 5.5 लाख, यानी कि करीब 5 महीने का जीएसटी कलेक्शन। तो मेरा कहना ये है कि नुकसान इतना ज्यादा है, ये जो सुनामी है, ये कोई आधी तूफान नहीं है, सुनामी है और मल्टी ऑर्गन फेलियर है। तो ये जो उपाय हैं, वो उपाय चाहे जितने कर लिए जाएं, लेकिन जो अर्थव्यवस्था का जो ध्वस्तीकरण का स्तर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो शून्य विकास दर की बात कही जा रही है मूडीज के द्वारा भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के हालात को देखते हुए। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करेंगे आलोक जी का हमसे बातचीत करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात की। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर मिल पा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। गुजरात के अहमदाबाद से खबर है कि यहां पर पुलिस की टीम पर पथराव किया गया है। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची थी। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया है और पुलिस की टीम पर पथराव किया गया है अहमदाबाद में। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता शैलेश वघेला। शैलेश, क्या जानकारी आपके पास और कितनी बड़ी संख्या में यहां पर कार्रवाई की गई है? क्या पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया है और किस तरह के हालात हैं फिलहाल वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद के शाहपुर क्षेत्र में स्थानिकों द्वारा पुलिस पर पथराव करने की घटना सामने आई है। पुलिस लॉकडाउन पालन कर रहे थे, उस वक्त स्थानिक लोगों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। जवाब भी कार्यवाही में पुलिस ने भी हवा में 5 टीयर गैस का सेल भी छोड़ा। शाहपुर पुलिस और उच्च पुलिस अधिकारियों घटनास्थल पर पहुंचे थे। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पत्थर मारा और हमला कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझा कर घर जाने को बोला तो स्थानीय लोगों उग्र हो गए थे और चिल्लाना शुरू कर दिया और कई लोगों ने
पुलिस पर पत्थर भी फेंके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश हमसे बातचीत करने के लिए। कोरोना काल है और ऐसे में पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई है। गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर। शाहपुर में लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची थी पुलिस की टीम और पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया है। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।